हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की जीएस की क्लास में हम लोग जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा सा टॉपिक्स ज़्यादा होंगे या क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है रात 9 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है और ये जो क्लास है आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपके क्वेश्चन की जो क्वांटिटी होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स होता है ताकि आपका एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको इजीली रिवाइज भी हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? देखिए, समितियों से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से टॉपिक्स का है ये, या जीके का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, देखिए समिति, देखिए जो आपका टॉपिक है ना, जैसे योजना हो गया, समिति हो गया, अगर आप पूरा जॉनर इसका देखते हैं तो ये है तो इकोनॉमिक्स का, लेकिन अगर आपका कोई भी सिलेबस हो जिसमें जीएस के सिलेबस में जीके इंक्लूडेड है, जीके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जीके के पोर्शन में भी आएगा। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर जनरल साइंस मतलब साइंस का स्पेशली क्वेश्चन नहीं हुए हैं, मतलब नहीं आपके सिलेबस में लिखा है और जीके लिखा है, तो अब भी आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो जीके के अंदर ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए पहला है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध। तो ऑप्शन है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, और फोर्थ है चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और समितियां पूछे जाती है, उसका देख लीजिए। विषय पूछा जाता है ना, जैसे दांतेवाला समिति पूछा जाता है, तो ये किस लिए था? तो ये बेरोजगारी अनुमान के लिए था कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या है। ठीक है, उसलिए ये बनाई गई थी। नरसिम्हन समिति किस लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, ये वित्तीय सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसका टॉपिक क्या रहेगा, इसका विषय क्या रहेगा? वित्तीय सुधार। ठीक, खुसरो समिति इंपॉर्टेंट है। खुसरो समिति वो किस लिए था? तो आपका कृषि से संबंधित था, कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए खुसरो समिति था। ठीक है, सच्चर समिति आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, सच्चर समिति की रिपोर्ट है ना, वैसा। तो ये किस लिए था? देखिए, मुस्लिमों की स्थिति की सुधार, अब स्थिति मतलब उनकी सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो या शैक्षणिक स्थिति हो ना, उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, मुस्लिमों की स्थिति की में सुधार के लिए। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इसी में इंक्लूड रहेगा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के लिए पूरा पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324, 324। ठीक, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग, अगर आपसे भाग पूछ ले या पार्ट पूछ ले कि संविधान में कौन से भाग से संबंध रखता है ये, तो ये भाग 15 में है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में। संबंधित आर्टिकल्स पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक, एक रेंज जो आर्टिकल्स का पूछता है, अनुच्छेद की जो रेंज पूछता है ना, वो भी पूछता है, तो उसका हो जाएगा 324 से 329। ठीक, निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। रेंज पूछेगा जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा पूछा गया, जिसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनके कार्यकाल है, इन सबको इंक्लूड करके आर्टिकल 324 से 329 में डिस्कशन है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टोटल कितने होते हैं? देखिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 अन्य होते हैं। तो टोटल निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, जैसे एक संघ में है, सेंट्रल में है, वैसे राज्यों में भी है। राज्यों में इलेक्शन जो होते हैं, लोकल इलेक्शन, उनके लिए अलग राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, ऐसा हो जाएगा। इसमें अब क्वेश्चन आता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? लिख लीजिएगा, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक, ये हो जाएगा। ये जो तीनों निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य और अन्य, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट करता है यानी राष्ट्रपति करता है। ठीक, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अब कैसे आ सकता है क्वेश्चन? भारतीय निर्वाचन आयोग
का गठन कब हुआ, यानी उसकी स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्टेटमेंट के तौर पे अगर पूछेगा तो ये संवैधानिक संस्था है क्या असंवैधानिक, तो ये संवैधानिक संस्था है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, आर्टिकल 324 हो गया। भाग 15 में डिस्कशन है, रेंज पूछता है तो 324 से 329। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, टोटल 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आए। ठीक, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये जो घोषणा की गई है इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यानी प्रियम्बल में। ठीक, पहली चीज। ठीक है, अब प्रस्तावना को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना था ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव का ही ये परिवर्तित रूप है, पहली चीज। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव लेके कौन आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। एक्सेप्ट कब किया गया था, अपनाया कब था, तो ये 22 जनवरी 1947। ठीक है, जो आज़ादी का साल था ना, उसी में 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए अलग अलग लोगों की तरफ से। जैसे अंबेडकर जी ने क्या बोला था, पवित्र दस्तावेज बोला। अंबेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज बोला। ठीक है, के.एम. मुंशी ने जनपत्री बोला है, जनपत्री या कुंडली जो भी आ जाए। ठीक है, किसने बोला है, के.एम. मुंशी ने। ठीक, ये हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, के.एम. मुंशी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जनपत्री बोला। और पवित्र दस्तावेज बोला अंबेडकर जी ने। ठीक है, और N.A. पालकीवाला जी ने क्या बोला था, परिचय पत्र बोला था। परिचय पत्र किसने बोला, पालकीवाला जी ने बोला था क्या, परिचय पत्र बोला था। किसको बोला था, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, तो समझ में आ गया। संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ है, स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। 15 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985। और दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है उसमें वो कौन सी अनुसूची है, वो 10वीं अनुसूची है। ठीक है, 10th नंबर की, ये हो जाएगा। और जो अधिनियम था ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपीरियल बैंक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1921 में इंपीरियल बैंक 1921। ठीक है, वहीं पर अगर SBI पूछ ले तो SBI 1955। ठीक है, SBI 1955। RBI अगर पूछ लेता है तो RBI कब था, 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 RBI। ठीक है, डेट याद करिएगा RBI की। ठीक है, तो 5th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में, जुलाई 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और ये किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये देखिए IDBI अगर लिख के आ जाएगा तब भी आप यही लगाओगे, वरना फिर अगर फुल फॉर्म में पूरा पूछता है तो पूछ लेगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, याद क्या करना है, जुलाई 1964। ठीक है, क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी मिलान में आ जाता है, टेबल दे देगा 2 और आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको और सारे बैंक भी दे देगा, RBI दे देगा, SBI दे देगा, इंपीरियल बैंक दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ आपका वो हुआ 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय पोषण मिशन कब हुआ, तो ये हुआ 2018 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018। ठीक, एक और याद कर लीजिएगा, किसान, ये भी बहुत पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, 1999, ठीक है। पीएम रोजगार योजना पूछ लेता है कभी कभी। देखिए ये सारी योजनाएं पूछी गई हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है उसको 1993। तो क्या क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2015, पोषण वाला है राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99, पीएम रोजगार योजना 1993, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना से। देखिए क्वेश्चन है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। अवर फ्यूचर अवर कंट्री, अवर कंट्री अवर सेंसेस, पीपल ऑफ इंडिया अवर सेंसेस, अवर सेंसेस और अवर फ्यूचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आएगा भारत की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था अवर सेंसेस और अवर फ्यूचर, पहली चीज। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं जनगणना का, ठीक है, टॉपिक। देखिए अगर पूछा जाए आधुनिक विश्व की पहली जनगणना कब हुई, क्वेश्चन सुनिएगा, आधुनिक विश्व की बोला जा रहा है पहली जनगणना फर्स्ट कब हुई थी, तो ये हुई थी 1749 में। सबसे पहले किया किसने था, स्वीडन, ठीक है। वर्ल्ड में पहली जो जनगणना थी वो स्वीडन ने स्टार्ट किया था 1749 ईस्वी में, पहली चीज हो गई। लेकिन अगर आएगा दशकीय जनगणना पूछ ले, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, दशकीय जनगणना, तो इसमें आप लिखोगे 1790 में यूएसए, ठीक है। आधुनिक विश्व की पहली जनगणना 1749 स्वीडन ने, और दशकीय जनगणना आधुनिक विश्व की 1790 यूएसए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अगर ये आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, इन इंडिया अगर पूछ लेता है तो कब हुआ था इंडिया का। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछ लेता है, एक नियमित पूछता है और एक पूछता है सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है। तो दशकीय जनगणना जो हुई थी इंडिया की, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, तो वो 1881 पूछ लेता है किसके अंडर में, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। दशकीय जनगणना, पहली दशकीय जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये हो जाएगा। पूछ सकता है आज़ादी के बाद सबसे पहले कब हुई थी, तो हुई थी 1951 में आज़ादी के बाद, ठीक है। 47 में आज़ाद हुआ, 51 में सबसे पहली बार, ठीक है। उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त होते हैं ना, तो वो उस टाइम कौन थे, तो आप लोग लिख लो R.A. गोपालास्वामी, ठीक है। R.A. गोपालास्वामी जनगणना आयुक्त थे 1951 में, पूछ लेता है। कभी कभी पूछ सकता है आपसे जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो जनगणना दिवस आपका बनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, ये जनगणना दिवस हो जाएगा। जनगणना से संबंधित आर्टिकल है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्टिकल है 246, अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया है कि जो जनगणना का दायित्व है वो किसको है, वो केंद्र सरकार को है, ठीक है, केंद्र सरकार को है। ये कार्य किसका है, केंद्र सरकार का है जनगणना का, ठीक। किस आर्टिकल में, 246 आर्टिकल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं पहली जनगणना नीति कब आई थी, पहली जनगणना नीति, तो ये 1976, फर्स्ट जनगणना जो नीति थी, पॉलिसी थी, वो 1976। जनगणना विस्फोट, जनगणना विस्फोट की जो अवधि थी वो क्या होता है, वो कब थी, कब से कब तक थी जनगणना विस्फोट, तो ये 1951 से 1981, ठीक है, 1951 से 1981, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। जो आदर्श वाक्य था 2011 का, वो था अवर फ्यूचर अवर सेंसेस, ठीक, अवर फ्यूचर अवर सेंसेस। आधुनिक विश्व की पहली जनगणना स्वीडन ने 1749 में स्टार्ट की। आधुनिक विश्व की दशकीय जनगणना 1790 में यूएसए ने स्टार्ट किया। जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली जनगणना नीति 1976 में आई थी। जनगणना विस्फोट की जो अवधि थी है वो है 1951 से 1981, ठीक है। आर्टिकल जनगणना से संबंधित है वो है 246, जिसमें यह कहा गया है कि जो जनगणना का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है। 1951 में स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना हुई, जिसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपालास्वामी, ठीक है। पहली नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? संचार उपग्रह किसके माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल रहे हैं इसको, ये किसके माध्यम से कार्य करता है? ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ड है ट्रांसपोंडर, आप पहले इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको बताता हूँ क्या है। तो संचार उपग्रह किसके थ्रू काम करता है? तो ये ट्रांसपोंडर के थ्रू काम करता है। ट्रांसपोंडर होता क्या है? ठीक है, असल में ये क्या होता है, ये एक ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर होता है। ठीक है, जिसको आप लोग रिसीवर भी बोल सकते हो या रिस्पॉन्डर आप बोलोगे। ट्रांसपोंडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर। ठीक है, यानी ट्रांसमीटर की तरह भी कार्य करता है और रिस्पॉन्डर की तरह भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ट्रांसपोंडर की बात हो रही है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? देखिए, जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, आप ऐसे याद करिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है कम्युनिकेशन की, उसको वो कैच करता है तथा वो पृथ्वी पर वापस भेज देता है। ठीक, और ये है कैसा? ये एक वायरलेस होता है। ठीक, बाकी आप क्वेश्चन इससे यही पूछेगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके माध्यम से कार्य करता है? ट्रांसपोंडर के माध्यम से। कभी कभी पूछ सकता है कि ये ट्रांसपोंडर वर्क किसकी तरह करता है। पहले बात तो ये वायरलेस होता है और ये वर्क एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिस्पॉन्डर दोनों तरीके से कार्य कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी को होना है। भारत में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहले बात तो वेव्स का जो शिखर सम्मेलन होना है ये फेब में होगा। आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत मंडप न्यू दिल्ली में। भारत मंडप न्यू दिल्ली में। वेव्स, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेव्स का? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है पेपर का, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन ना आए कि ये मंडप मतलब कहाँ होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा, डायरेक्ट वेव्स का फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। पेपर कोई भी तरीके से बन सकता है, पूरी तरीके से हर पेपर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको बता सकता हूँ, ये अलग क्वेश्चन और भी कैसे हो सकता है। ये आपका स्टेटमेंट दे देगा, कथन दे देगा, या जो पूरा स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट, वेव्स शिखर सम्मेलन इस डेट को होना है। दूसरा दे देगा कि ये कहाँ होना है, न्यू दिल्ली में होगा। तीसरा दे देगा वेव्स का फुल फॉर्म क्या है, ये दे देगा। और उसमें आपको बताना पड़ेगा तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो रेडी रहिए, करंट अफेयर्स को और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर इंपॉर्टेंट डीपली पढ़िए। या तो ये चैनल में जो भी आपको बताया जा रहा है, ये प्रैक्टिस जो आपका वीडियो है, ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया है। रीज़न क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है भारतीय मुल्क है, इस वजह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, पूछा जाए। श्री राम कृष्णन को। ठीक है, पूरी तरीके से करंट अफेयर्स जो है, जो भी इस वीडियो में कराया जा रहा है, बस उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है मध्य प्रदेश को, एमपी। देखिए, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस। ठीक है, कौन जारी करता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है, और मध्य प्रदेश को उसमें मान्यता दी गई है। पूछा जा सकता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, टूरिज्म में पूछा गया है, तो भारत की रैंक है 39वीं। क्वेश्चन आ सकता है, 2024 की ही रिपोर्ट है, 39वीं भारत की रैंक है। अगर ये भी पूछ ले कि टोटल कितने देशों के अंदर, तो 119 देशों में से भारत का जो स्थान है वो है 39वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई थी? कल के ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास हुई थी, मतलब प्रैक्टिस सेट में, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, है ना, जिसमें आया था कि फ्रेंच पर किसका हक नहीं था, मतलब किसमें फ्रेंच ने आधिपत्य नहीं किया था, तो उसमें गोवा आंसर था। क्यों? क्योंकि गोवा पे जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का कब्जा था। मैंने पहले ही बता दिया था कल भी। फिर से आप देख लीजिए, ऑपरेशन विजय के तहत मुक्ति मिली थी। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध चलाया गया था। सन पूछ लेता है, सन है 1961। ठीक है, 1961
सबसे पहले भी पुर्तगालीज आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगालीज गए थे, ओके, भारत से। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान 129वां जो संशोधन विधेयक है 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पृथक मतलब एक साथ चुनाव करना, एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। तो ये जो था 129वां नंबर का, ये था आपका वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब जिसमें लोकसभा हो गया और राज्यों की जो विधानसभा हो गया उनका एक साथ चुनाव कराना। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बवाल मचा था इसमें, तो ये क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, फिर थोड़ा सा रिलेशनशिप सही हुए, लेकिन फिर भी अभी फिर से आपने सुना होगा यूएसए की एक रिपोर्ट आ गई जिसमें चाइना ने बॉर्डर पर फिर से अपने ट्रूप्स वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है। इस वजह से पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज़ चाइना की वो पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने चाइना को हराया। पेनल्टी शूटआउट ये भी पूछा जा सकता है, जो जूनियर कप हुआ था, एशिया कप हुआ था, ये क्या था? क्रिकेट का था, किसका था? तो ये हॉकी का था, ठीक है, ये हॉकी का था कप। और इंडिया ने चाइना को 3-2 से हराया था पेनल्टी शूटआउट में। 3 गोल इंडिया ने किए थे, 2 चाइना ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो ये कर रहा है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL कर रहा है। सुखोई, SU का फुल फॉर्म है सुखोई, ठीक है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान HAL कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका नागपुर में, महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र भी आ सकता है या फिर आप नागपुर भी दे सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण और देखिए जो ओजोन परत का जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है और ओजोन छिद्र जो ओजोन लेयर्स में होल्स आ रहे हैं उसके कारण कौन सी बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी में वृद्धि हो रही है? सबसे ज़्यादा बीमारी जो हो रही है आपको सभी को पता है, ये त्वचा कैंसर, कैंसर के लिए मेन है, ठीक है, ओजोन परत। आपको पता है CFC वगैरह गैसेस वगैरह इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक तो ये वाला हो गया त्वचा कैंसर, ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में आता है? ठीक है, तो समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर भी लिख सकता है या फिर समताप मंडल दे देगा, उसमें है, ठीक। ओजोन परत की जो अगर मोटाई की बात करते हैं उसको कौन से यूनिट के द्वारा नापा जाता है? तो ये होता है डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाई, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। और क्या होता है इससे, ओजोन परत के डिप्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, त्वचा कैंसर फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस का पठार। खराब मिट्टी क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी होती है काफ़ी रेत वाली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है यहाँ की, ठीक है, लोएस पठार की। और ये है कहाँ पर? चाइना का जो येलो सी है, रिवर है ना, येलो रिवर, उसके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। खराब मिट्टी के लिए फेमस कौन है? लोएस का पठार फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, ठीक है, जहाँ, तो बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।